Okay, when debenture are issued at premium with the term of redeeming them at par, the amount of premium received at the time of issue will be credited होता है. ठीक है, तो credited to premium redemption, credited to premium on redemption of debenture account. ठीक है, यही करते हैं ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है और प्रीमियम जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, क्रेडिट होता है. और वैसे भी प्रीमियम जो है क्रेडिट ही होता है. नहीं, इसमें ये होगा, इसमें ये सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. हाँ, क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सॉरी सॉरी. ठीक है, क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा. ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. और यहीं पर होता कि रिडीम एट प्रीमियम होता, तब वो जो क्रेडिटेड वाला है वो वैसा होता, अगर रिडम्पशन का पूछा होता. अच्छा, ये तो अभी हमें करना है, इन फ्यूचर जब मैं करवाऊंगा तब. इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय. तो इसका आंसर हॉर्नेनियम है, क्योंकि वेजेस जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, सैलरी रिकरिंग नेचर का होता है, डोनेशन जो होता है वो मिल रहा होता है. तो एक ही चीज बची हॉर्नेनियम. ठीक है, तो ये जो एज अ ऑनर है तो ये वाला हो जाएगा. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, अनम्यूट कर कर पूछ सकते हैं. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. When the total amount withdrawn is given, but the date of withdrawal is not given, then the interest on drawing. If the total amount of withdrawn is given, but the date of withdrawal is not given, then the interest on. तो ये ड्यूरिंग द ईयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो इसका एवरेज पीरियड जो है 6 होता है. समझ गए, समझ गए. हाँ, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, इफ गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो अगर कोई गुडविल एग्जिस्ट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसे राइट ऑफ करना होता है. ठीक है, राइट ऑफ कौन से रेशियो में करना होता है, ओल्ड रेशियो में. तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देख लेना, कोई दिक्कत है तो बताओ, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आते हैं. नहीं सर, हाँ हाँ. कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके. चलो ये वाला निकालो, 36. गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड होता है, बताओ कौन सा आंसर आएगा. गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो गेन है, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस है. बताओ बताओ क्या आंसर आएगा. सर डी आ रहा है. डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है. अच्छा, संध्या का तो 3/8 है. 5/8 माइनस 3/8. बी आ रहा है। ये सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है. बी आ रहा है। डी.
बी आ रहा है मेरा। सर बी बी डी नहीं बी। मेरा भी सर बी आ रहा है। हाँ बी, बी था इसका आंसर। एक बार और जने देखो फिर बताओ जरा। सर पहला 21/72 सर आ रहा है। 21/11 ही आ रहा है, बी पार्ट ही है। समझिए जिनका डी था वो समझ गए क्या गलती थी। समझ गए, समझ गए। ओके चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा ये सब तो वो है तुम्हारे कंप्यूटर के हैं, ठीक है। सर ऊपर वाले का बी था ना आंसर। हाँ बी था, बी। ओके। चलो हम ये क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार देख लो सब क्वेश्चन से। A and B were partners in a partnership firm. Due to the ill health of B, they decided to dissolve the firm. The position of assets and liabilities on the date of dissolution was, ये था आपका लोन बाय बी। और लाइबिलिटी साइड तो कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं दिख रही, और एसेट साइड जो है कैश जो है वो कन्वर्टेबल नहीं है, बाकी सारी चीजें तो कन्वर्टेबल है जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यू टू द इल हेल्थ ऑफ बी दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। इट कम्स अंडर, ये आएगा आपका ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, मतलब फ्यूचर में कोई चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसकी इल हेल्थ है, उसकी वजह से हुआ, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। तो ये जो होगा वो ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, तो क्या लिखा है, ऑल द डेटर्स प्रूव टू बी गुड एक्सेप्ट अ पर्सन हु डिड नॉट पे 10,000। तो मेरे टोटल डेटर्स 50,000 के थे, 50,000 में से 10,000 जो है पे नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरे को 40,000 मिल गया होगा। तो तुमसे पूछा है द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स, तो वो तो 40,000 ही होगा। ऑल डेटर्स प्रूव गुड एक्सेप्ट अ पर्सन सी हु डिड नॉट पे 10,000। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो अनम्यूट कर कर पूछ लेना। उसके बाद आते हैं इस पे, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट तो डेबिट साइड ही आता है, क्योंकि जब बैलेंस शीट से तुम ट्रांसफर कर रहे होते हो तो एसेट इस साइड आते हैं और लाइबिलिटीज इस साइड आती है। तो जब तुम एसेट ट्रांसफर करोगे तो डेबिट साइड ही आएगा। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज भी डेबिट साइड ही आती है। प्रोविजन जो है वो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। प्रोविजन जो होता है वो क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। रियलाइजेशन क्या चीज, उसको रेटिंग दो, हाँ रेटिंग 5 क्या स्टार में से क्या हुआ 5। रिदिमा। प्रोविजन जो होता है वो क्रेडिट साइड आता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएगा, एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर वो तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हुआ और ये डेबिट हुआ। तुमसे पूछा है डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी एंड डी। सर प्रोविजन ऑफ लाइबिलिटीज वाला पॉइंट बता दो। हाँ एक मिनट, एक मिनट। सर एक्सेप्ट लिखा है, मतलब वो हमको क्रेडिट साइड वाले आइटम्स बताने हैं। एक मिनट, एक मिनट। तो ये तो आता है डेबिट साइड, ये भी आता है डेबिट साइड, ये आता है क्रेडिट साइड, ये जो है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये आता है डेबिट साइड, और एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। तो इसका आंसर सी और ई, ठीक है। हाँ अभी जिसने पूछा है उसे मैं पहले फॉर्मेट दिखा देता हूँ, फिर तुम्हारा डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा।
ये लो। ये हो गई तुम्हारी ट्रांसफर की एंट्री। जब बैलेंस शीट से नीचे उतारा है। ये भी तुम्हारी हो गई ट्रांसफर की एंट्री जब लाइबिलिटी से नीचे उतारा है। उसके बाद जब लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस पे आउट होते हैं, और यहाँ पर जब एसेट्स का पैसा मिल रहा होता है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया समझ, जिसने ये डाउट पूछा था। सर प्रोविजन ऑफ लाइबिलिटीज वाला नहीं समझ आया। प्रोविजन जो होता है वो एक लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी को जब तुम ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट साइड ही करोगे ना। ओके सर। ये देखो फॉर्मेट में, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। तो गुडविल को एक एसेट की तरह ही ट्रीट करना है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ नहीं है कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या फिर बैलेंस शीट पे तो राइट ऑफ होगा। ठीक है, सीधा इसे हमें क्या करना है, रुक जाओ, ट्रांसफर टू दी डेबिट साइड, और डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सोल्ड आउट होता तब होता, ठीक है। ट्रांसफर टू दी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये देखो, ठीक है। थम्स अप कर देना अगर आ गया समझ तो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस एक रिजर्व जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, बाकी सारे रिजर्व्स तो पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं। सर डब्ल्यूसीआर भी लगाता है। WCR तो तब आएगा ना जब वो क्लेम वाला आएगा, कि क्लेम अगर एक्सेस हो रहा है। हाँ सर कंडीशनल है वो। कौन सा कौन सा? सर मतलब अगर कोई क्लेम है तभी आता है वो, जितना का क्लेम है। हाँ, क्योंकि क्लेम जो है वो लाइबिलिटी अराइज करेगा, बाकी तो बढ़ जाता है। चलो अब ये वाला करना, और फिर मैं वो पोल IMS के उसमें डोमेन वाले में मैंने पोल का डाला है, तो फिर वो आंसर देना, ठीक है। 46।
हाँ, इसका आंसर होगा ओनर। ठीक है, तो द कंपनी इशूड 20,000 equity shares of ₹10 each to vendor. After issuing them shares, the vendor will be considered as owner. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये है आपका 47। स्टार्ट। हाँ, क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 72,000 मिल जाएगा, क्योंकि 1 लाख उसने इशू किया था, उसमें से 20,000 तो वेंडर वाला हो गया था। बचा कितना? 80,000। 80,000 का 90% निकालोगे तो वो 72,000। हाँ, अब नेक्स्ट बताना 48। स्टार्ट। Issue of share for consideration other हाँ, than cash अदर over देन credit कैश। sale. हाँ हाँ, ये मैंने आज शाम वाली क्लास में करवाया था। ठीक है, बताओ इसका आंसर कितना होगा? 49। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कितना इंटरेस्ट जाएगा? 6%. 15%। अच्छा, शाम वाली क्लास में नहीं होगे शायद तुम। ठीक है, इसका आंसर 15% होगा। ओके, अब नेक्स्ट बताना 50। इन तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल कह लो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो। तो द फॉलोइंग रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड बाय द कंपनी इन इट्स लाइफ टाइम एक्सेप्ट सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये हमने ये वाला मॉक भी कर लिया। ठीक है, बाकी मैंने एक जगह का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कल हम वो वाला करेंगे। अभी हम बैलेंस शीट लर्न कर लेते हैं, एक बार देख लेना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सर एक बार 15% वाला एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन। हाँ, 1 मिनट। 15% वाला वो एक क्लॉज है। ये पढ़ लो। It is to be noted that minimum subscription of the capital cannot be less than 90% of the issued amount according to SEBI. And if this condition is not satisfied, the company shall forfeit refund the entire subscription amount received. If a delay occurs beyond 8 days from the date of closure of the subscription list, the company shall liable to pay the amount with interest at the rate 15%. और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 73 सबसेक्शन 2। समझ गए? समझ गए? आ गया? आ गया? यस सर, सर मतलब इतनी से करनी पड़ेगी एक एक लाइन में। क्या चीज? क्या चीज?
मतलब एक एक लाइन थ्योरी की पढ़नी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बाकी मैं यूट्यूब पे डाले जा रहा हूँ तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये वाला देख लो जरा। द कंपनी हैज टू गेट अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड इफ द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द एप्लीकेशन मनी should be returned within 130 days, 130 days of the date of issue of prospectus. Okay, 46 का क्यों नहीं, 46 का ए क्यों नहीं है, एक मिनट। नहीं, ये देखो ना, द कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू वेंडर। तो अब वेंडर को क्या मिल गया, इक्विटी शेयर मिल गया ना। तो इक्विटी शेयर हो गया मतलब वो शेयर होल्डर हो गया। तो आफ्टर इशूइंग देम द शेयर्स, द वेंडर विल बी कंसीडर एज ओनर ना, ठीक है। पहले वो हमारा क्रेडिटर्स था, ठीक है, उसके बाद तो वो ओनर बन गया ना। समझ गए रिद्धिमा? यस सर। ओके ओके, चलो। हाँ, अब बैलेंस शीट जरा ध्यान से सुन लेना, और लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं इक्विटी का पैसा। ये पूरा जो है इक्विटी का है, ठीक है। शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर कैपिटल में आता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल, और उसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल। अरे म्यूट रखो, अरे सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। तो शेयर कैपिटल जो है वो एक, मतलब तुम्हें ना नोट्स टू अकाउंट में नंबर डालने होते हैं, तो वो तो तुमने पढ़ा ही होगा। इसके अंदर 3 पार्ट्स, मतलब मेजर हेड जो आते हैं वो 3 पार्ट्स आते हैं। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल कह लो या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो। उसके बाद आता है इशूड कैपिटल, ठीक है। अब एनसीईआरटी के डोमेन में ना इसको थोड़ा अलग से कंसीडर कर रखा है, तो उसे थोड़ा अलग डोमेन में ही पढ़ना होगा तुम्हें। ये देखो, इसका एसएस ले लेना, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल को 2 में डिवाइड कर रखा है, इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल के अंदर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है। एसएस ले लेना। बाकी जब भी ये वीडियो देखनी हो यूट्यूब पे रहेगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। सर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हुए हमें वहाँ पे ये भी लिखना होगा इशू क्या होगा, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से। हाँ, एनसीईआरटी फॉलो करना है तुम्हें, और अगर ऑप्शन में बस इशूड कैपिटल गिवन है तो उस हिसाब से ही करना। वैसे अभी जो क्वेश्चन किया था मतलब शाम को, तो उसमें इशूड कैपिटल ही था, अनइशूड गिवन नहीं था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो हर रिजर्व के साथ ना लास्ट में रिजर्व वर्ड अटैच होगा, और सरप्लस मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस का मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट, बस सीधा नाम दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बारे में कुछ डिटेल में पूछेगा। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसे हम कहते हैं डेट फंड, ओनली बस नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा डेट होता है, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटी तुम्हारा डेट होता है, और जब तुम इन दोनों को मिला देते हो, डेट प्लस इक्विटी, तो तुम्हारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। जब तुम डेट और इक्विटी को मिला देते हो तो तुम्हारा आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल स्ट्रक्चर सेम ही चीज होती है, ठीक है। कितना पैसा आपने लगा रखा है, ठीक है। और जब आप इन दोनों को मिला देते हो, जब आप इन दोनों को मिला देते हो तो आपका टोटल लाइबिलिटी या फिर टोटल डेट आ जाता है। टोटल लाइबिलिटी कह लो या फिर टोटल डेट कह लो, इसका मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल डेट का मतलब है नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, और डेट का मतलब है बस नॉन करेंट लाइबिलिटी।
अगर बस डिबेंचर बोला है तो डिबेंचर हमेशा तुम्हारे लिए नॉन करेंट लायबिलिटी होगा जब तक उसमें डेट स्पेसिफाई नहीं है। ये तुम्हारे नॉन करेंट एसेट्स हो गए और ये तुम्हारा करंट एसेट्स हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट्स हमेशा तुम्हारे लिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज होंगी, ठीक है, और ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा हमेशा तुम्हारी क्लास के हिसाब से, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो तुम्हारे क्लास के हिसाब से मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा और ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होगा तुम्हारे क्लास के हिसाब से। इसे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी गिवन है। कॉल्स इन अरियर्स पे 10% का इंटरेस्ट होता है और कॉल्स इन एडवांस पे 12% का होता है पर एनम। और आप लोग अपना टास्क लिख लेना, ठीक है। कल मैं इकोनॉमिक्स को देखूंगा एज मतलब कि इकोनॉमिक्स का मॉक लेंगे हम। मॉक क्या मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जो चैप्टर्स देख लेना वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि मैं सारे वीडियोस डाल दूं, ठीक है। मनी की मैंने वीडियोस डाल रखी है, वो देख लेना। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी वीडियो डाली है, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद ओपन मार्केट मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी डाली है, वो भी देख लेना, ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स भी डाला है। तो इको के जितने भी वीडियोस डाले वो देख लेना। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि इको के मैं सारे वीडियोस डाल दूं कल ही कल, एनसीईआरटी का एक्सप्लेन, एक एक चीज एक्सप्लेन कर कर, जिससे रात को जब हम मिले 11:15 पे, तो 11:15 टू 12:30 तक हम एटलीस्ट अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 30 क्वेश्चन तो कर ले, और नेक्स्ट डे जो है वो 20 क्वेश्चन कर लेंगे, प्लस नेक्स्ट एक और मॉक लेकर 10 क्वेश्चन और, ठीक है। मॉक जो है हमें लर्निंग आउटकम्स अच्छे दे रहा है, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को तो अच्छे से करना है, ठीक है। बाकी मैं ना लिंक भेजता रहूंगा, जो जो मैं क्लासेस, अब से मैं तुम्हें शेड्यूल भेज दूंगा, उसमें सीयूईटी लिखा होगा, बैच 1 बैच 2 बैच 3 ऐसे कर कर, और उसके साथ टॉपिक्स लिखे होंगे। तो अब मैं पर्सनली कुछ वैसे सेंड नहीं करूंगा, सीधा मैं अपना शेड्यूल ही सेंड कर दूंगा और उसमें देख लेना। पोस्टपोन मुझे तो लग रहा है कि जून में ही होगा, 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में, ठीक है। बाकी देखते हैं, बाकी मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पर पिछले साल नया नया था, मेरे ख्याल से नहीं हुआ था। हाँ, बाकी देखते हैं अभी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि पीजी वालों का भी वो होगा, एग्जाम है कुछ, तो बाकी देखते हैं क्या होता है, अभी पता चल जाएगा। सर मतलब कब तक पता चलेगा लास्ट अगर होगा तो? ये जो अभी आपका मई 8 तक पता चल जाएगा, मई 8 या 7 तक। सर हमारे जनरल टेस्ट कौन कौन से उसके लिए हैं, कोर्सेज के लिए? जनरल टेस्ट आपके बीएमएस के लिए है, बीएफआईए के लिए है, बस इन्हीं सब के लिए है। देखो, अगर आपका बीकॉम ऑनर्स टारगेट है ना, मतलब Yes. कोई भी ऑनर्स कोर्स टारगेट है, तो प्लीज जनरल टेस्ट को उतनी इंपॉर्टेंस मत दो। डोमेन सब्जेक्ट और इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दो, इंग्लिश को हल्के में मत लेना, मतलब सर बहुत इंग्लिश माइनर में माइनर। वो एनसीईआरटी से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, फिर जनरल इंग्लिश आएगी क्या? पैसेज आएगा, वर्बल एबिलिटी, इस टाइप की चीज आएगी। मतलब जो एनसीईआरटी वाला है वो नहीं आएगा? हाँ, और मतलब कोई भी ये सोच रहा है ना कि मैथ्स का पेपर ना दूं या फिर जीटी का पेपर ना, ऐसा मत करना। कम मार्क्स ले आना लेकिन पेपर दे देना। फिर तो मतलब जीटी में कम मार्क्स आएगा तो कंसिडर होगा ऑनर्स के लिए? अरे कंप्यूटर में ना फिट है, जो तुम्हारा बेस्ट रिजल्ट होगा ना वो दिखाया जाएगा। तुम्हारी मर्जी है तुम क्या चूज करना चाहते हो। सर तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं है मतलब हाँ, अगर तो हमारे वही प्लान अकाउंट से की चलो बात तो आता फिर है। हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑनर्स कोर्स है तो बस उसके बारे में सोचो। और जनरल टेस्ट को कितनी इम्पोर्टेंस है, मतलब जनरल टेस्ट का मतलब वो मेरे है कि हिसाब से कि अगर बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स या बीकॉम का सोचा है तो जनरल टेस्ट को उतनी इंपॉर्टेंस मत दो।
क्योंकि आईपी और प्राइवेट दोनों सेम ही बात है, और आईपी थोड़ा ज्यादा ही बेकार है एज कम्पेयर टू। और सर बीबीए बीबीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो है नहीं, तो जनरल टेस्ट। ये ना प्राइवेट वाले बाद में बोलेंगे कि भाई, और आईपी ने तो अपना ही निकाल दिया, प्राइवेट वाले बाद में बोलेंगे हमें सीयूईटी नहीं चाहिए, तू आ जा, इस टाइप का। ठीक है सर, बट सर मैं वही पूछ रहा हूँ जनरल टेस्ट बीबीए के लिए होगा या नहीं होगा? मैथ्स से रिमूव मत करो, बस सीधा मैथ्स में कम मार्क्स ले आना, सीधा अदर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। नहीं सर, एलआर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह। अच्छा, क्या चीज फिर से पूछो। मैं कह रहा था जो जनरल टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह है वो कौन कौन से कोर्सेज के लिए है? नहीं, जीटी का पेपर तो हर किसी के लिए सेम है, ऐसा नहीं है नहीं साइंस वाला अलग देगा और वो वाला। मतलब जैसे बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम वाले जो है वो इग्नोर करेंगे ना जनरल टेस्ट को, हाँ 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 हाँ। तो वो मतलब ऐसे कौन कौन से कोर्सेज के लिए है? रुको, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, पूरा ही प्रॉपर दिखा देता हूँ। बाकी मैंने ग्रुप पे भी भेजा था, और मैंने एक वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे इसकी। देखो, ये तुम्हारा इको ऑनर्स हो गया, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज, बाकी मैथ्स लेना कंपलसरी है, प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया आपका इको ऑनर्स का। फिर ये आपका हो गया बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स के दो कॉम्बो बिल्डअप हो सकते हैं अलग अलग। एक तो आपका ये है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा है कि आप इंग्लिश ले लो, अकाउंटेंसी ले लो, प्लस कोई दो सब्जेक्ट। अभी अच्छी बात नॉन मैथ्स वालों के लिए कि नॉन मैथ्स वाले कभी एसआरसीसी में नहीं जा सकते थे, लेकिन अब नॉन मैथ्स वाले भी जा सकते हैं एसआरसीसी में, क्योंकि एसआरसीसी में ऑनर्स वाला ही कोर्स है, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड वाला कॉम्बो है उसे बिल्डअप कर वो एसआरसीसी पहुंच सकते हैं, इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी प्लस कोई भी दो सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये बन गया सेकंड वाला कॉम्बो, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। यस सर। और ये बीकॉम के लिए आपका जनरल टेस्ट भी है कॉम्बो में, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ही चूज करेगा कोई इंसान अगर चूज करेगा। इंग्लिश, दो सब्जेक्ट्स, और एनी वन सब्जेक्ट, तो वो तो मैटर नहीं करता, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, या जो भी है एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी लेना चाहते हो, होम साइंस है ये सब। कॉम्बो 2 ये कह रहा है लैंग्वेज ले लो, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, और जनरल टेस्ट। उसके बाद बीकॉम के लिए जनरल टेस्ट है? क्या क्या? बीकॉम के लिए जनरल टेस्ट? नहीं नहीं, मतलब दो कॉम्बो है आपके पास। अच्छा कॉम्बिनेशन 2 है कि आप जनरल टेस्ट और एक सब्जेक्ट और इंग्लिश दे सकते हो, और कॉम्बो 1 है कि एक लैंग्वेज, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा, ये सर ये बीकॉम के लिए है ना? कॉम्बो जो है वो हमारे जिसमें बेस्ट मार्क्स आए हैं वो अपने आप चूज होंगे या फिर हमें अपने आप ही खुद चूज चूज करना करना है। होंगे? हाँ, मतलब जो उस कोर्स के लिए बेस्ट बन रहा होगा तुम्हारा रिजल्ट, वो चूज हो जाएगा। हमें तो नहीं बताना ना कि हम दे सब कुछ सारे रहे हैं, बट हाँ हमें हाँ ये हाँ हाँ, स्पेसिफाई नहीं करना वो कि तो किस एट चीज द के एंड मार्क्स तुम्हें देने। खुद ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। सर यही पीडीएफ में बेस्ट कॉलेजेस फॉर द कोर्सेज भी है क्या? बेस्ट कॉलेजेस फॉर द कोर्सेज मतलब स्पेसिफिक कोर्सेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के? तुम पूछो कोई हाँ नाम तो मैं बता दूंगा। सर यही वाले बीएफ बीवीएफआई। ये देखो, ये इधर है, ठीक है। अब लड़कों के लिए तो एक ही बसता है, देख सकते हो, समझ गए। ओके सर। यस। बाकी ये बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो लड़कियों वाले ही ज्यादा हैं इसमें। और बताओ। सर ये दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए 85% रिजर्वेशन भी होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सब इक्वल है। अच्छा, नहीं काफी मैंने सुना है कि लाइक नहीं केवल नहीं नहीं, वो आपका आईपी का है, फिर वो आईपी। आईटी में आईटी। आईपी में 85%। ओके सर। और कोई डाउट आता है तो पूछो पूछो, किसी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है कुछ हाँ, एक ये भी कोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है।
सर अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी की वीडियो देखने लगना, प्लस प्रैक्टिस मॉक करते रहो रोज। ठीक है सर, फिर आ जाएगा दिल्ली में नंबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हो जाएगा। देखो वैसे रियलिटी बेस बताओ ना, तो जिसके भी 550 से अबव आए ना, उसका हो जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बाकी दिक्कत वाली बात यह है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा उससे, ऑफ कैंपस मिलेगा। सर अच्छा कॉलेज 750 से ऊपर हो जाएगा? अच्छा कॉलेज मतलब इस साल के डोमेन में मेरे हिसाब से 780 प्लस, सर मतलब लेकिन एसआरसीसी या इस टाइप का। बाकी बाकी दिल्ली अगर यूनिवर्सिटी बेकार तो नहीं है ना? बाकी नहीं मतलब वो नहीं जो नहीं, ऑफ बेस्ट है कैंपस है। बेस्ट। नहीं, बेस्ट है बेस्ट है। और देखो ग्रेजुएशन अगर तुम्हारी 50,000 में हो रही है और तुम अच्छा बहुत सब कुछ सीख भी रहे हो, तो फिर ये तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। यस सर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है। सर सर ये एवरेज 3-4 लाख पर एनम दिखाते तो वो सही होता है क्या? कौन सा कॉलेज? सारे कॉलेजेस में, मतलब मोस्टली कॉलेजेस में 3-4 लाख पर एनम नहीं की वो होती है। नहीं नहीं, किसी का है ही नहीं, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। आईटी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। आईपी नहीं। देखो अगर कॉमर्स के लिए जाना है तो क्राउड एंड ऑल सब कुछ को लेकर एमिटी बेस्ट है। एमिटी बेस्ट है। हाँ, कॉमर्स का क्राउड अच्छा है वहां पे। बट सर वहाँ प्लेसमेंट्स नहीं है ना इतनी। नहीं तो तुम्हें लगता है कि आईपी में प्लेसमेंट है? आईपी में तो ढूंढना भी पड़ता है, एमिटी वाले तो लेकर आ जाते हैं कंपनी, थोड़ा बहुत तो करवा ही देते हैं। सर हाँ हाँ सर मैं ना मतलब क्यूएट के अलावा एक दो यूनिवर्सिटीज में कंफ्यूज था बहुत। हाँ हाँ मैंने जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर का एंट्रेंस दिया था तो उसमें मेरा क्लियर हो गया। हाँ। पर क्राइस्ट का भी राउंड 2 देना पड़ेगा। राउंड 1 में मेरे को बैंगलोर कैंपस नहीं मिला। एनसीआर और लवासा कैंपस ऑफर हुआ। देखो क्राइस्ट में ना अगर तुम्हें बैंगलुरु मिल रहा है तभी जाना, मगर ना मत जाना। और सारे कैंपसेस नए नए खुले हैं। और एमिटी में नोएडा मिल रहा है तभी जाना। और सिम्बोयसिस में पुणे मिल रहा है तभी जाना। एमिटी सर में तो मतलब मिल ही जाता है। हाँ, एमिटी तो ओपन ही रहता है। हाँ सर नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब मेरे को मेजर कंफ्यूजन है जैन और सिम्बायोसिस में कौन सा बेटर है। मतलब मैं थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हो। क्या एसपी जैन? नहीं नहीं सर, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर। एसपी जैन अलग है सर। हाँ और दूसरा कौन सा बोला तुमने? जैन और सिम्बायोसिस। सिम्बोयसिस पुणे? हाँ सर। हाँ, पुणे वाला बेस्ट है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड पूछ लो जरा। सर आई हैव अ डाउट। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने बीएमएस परस्यू करना है फॉर ग्रेजुएशन एंड मेरा मैथ्स अकॉर्डिंग टू दैट बीएमएस मेरा थोड़ा वीक टाइप्स है, तो फिर उसके लिए क्या मैं स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करूं? देखो अगर तुमने ये सोच रखा है कि बीएमएस ही करना है, ठीक है, यस किसी भी हालत में, तो यस। अपना स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने भी बीएमएस लॉन्च कर दिया है। सर व्हाट इज स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग? स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ये होता है कि रोज क्लासेस नहीं हो रही होती, 2 या 3 दिन क्लासेस होती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रिजिडिटली अगर तुमने ये सोचा है कि बीएमएस ही करना है तो ना वो सर, मैंने ये सोचा है कि बीएमएस करना है, डीयू से करना है, वरना फिर मेरे पास ऑप्शंस अगर अपार्ट फ्रॉम डीयू देखें तो बीबीए का भी है। बट अगर बीएमएस करना है तो डीयू से करना है, मेरा ये है। अच्छा, तो फिर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओपन स्कूल भी है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर नहीं निकल पाता है, लेकिन ना बेस्ट सजेशन यही रहेगा, अगर तुम बीएमएस का सिलेबस देखोगे और बीकॉम ऑनर्स वाला सिलेबस देखोगे और बीकॉम वाला सिलेबस देखोगे, तो तुम्हें ना ज्यादा कुछ उतना डिफरेंस नहीं दिखेगा सब्जेक्ट वाइज। एक बार जाना कि सीबीसीएस सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जब भी ना कुछ डिसाइड करो तो उसके सिलेबस कंटेंट पे जाओ, बजाय इसके कि कोर्स के कवर पेज में क्या है। अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करना है कंपल्सरीली? अटेम्प्ट जितना तुम्हें लग रहा है कि एक्यूरेटली सही हो सकता है सारे अटेम्प्ट कर दो। और बाकी मेल अगर कितने मान करने लो हैं? कि
50 क्वेश्चन है, उसमें से 40 करना है, तो एटलीस्ट 40 में से 33 प्लस ही अटेम्प्ट करना, 33 प्लस। अच्छा ठीक है सर। 40 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं अगर आता है तो। नहीं तो जो फर्स्ट 40 होंगे वो काउंट होगा। अच्छा तो फिर अगर इसमें कोई गलत हो गया, बाद वाले सही है तो वो भी काउंट नहीं होगा। हाँ, हर डोमेन में 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 करने हैं। क्या चीज? हर डोमेन में 50 क्वेश्चन होंगे और 40 करने हाँ, बाकी मुझे लगता है कि जीटी में 60 है शायद, उसमें से 50 करेंगे। सर 65 है, उसमें से मेरे ख्याल 50 करने हैं। हाँ, तो सर इट इज 40 करने का ना, मतलब इट इज बेटर टू डू 40 ओनली। हाँ, हाँ, हाँ। 40 ज्यादा और करेंगे तो दे वोंट कंसीडर और द प्रीवियस वाला ना। 60 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट्स। और नॉर्थ कैंपस के लिए आपको 750 प्लस लाना ही पड़ेगा, और गर्ल्स के लिए अगर वो 730 भी लाएंगी तब भी चलेगा। आउट ऑफ 800। हाँ, आउट ऑफ 800। सर डीयू के बाद कौन सा कॉलेज बेटर है कॉमर्स के लिए? ड्यू के बाद मेरे हिसाब से तो अंबेडकर हो गया, डीटीयू हो गया। अच्छा। और डीटीयू सर के एमिटी फॉर्म के भरे हैं? पैकेजेस ठीक है? देखो, अल्टीमेटली ना अगर तुम ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। तो अब अगर हम्म। कोई प्लेसमेंट के लिए ग्रेजुएशन में जा रहा है तो वैसे मत जाना। अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अपनी सीवी को मतलब एड ऑन स्किल्स डालने के लिए जाना, क्योंकि अल्टीमेटली पोस्ट ग्रेजुएट कर कर ही आओगे। तो अभी ये मत सोचो कि प्लेसमेंट किस टाइप की है, अभी ये सोचो कि कौन सा कॉलेज मुझे ज्यादा अच्छा सिखा रहा है, कहाँ पर एक्स्ट्रा बट सर करिकुलर वो एक्टिविटी ज्यादा होती है। एमिटी का तो मतलब वही बताते हैं कि मतलब बेकार है एमिटी। नहीं नहीं, अरे देखो मतलब अगर मान लो वहां पर 100 कोर्सेज है, हाँ उसमें से जी। 10 अच्छे हैं और 90 बेकार हैं, तो फिर वो तो ओवर शैडो कर रहा है ना उस 10 को। बट वैसे बीकॉम ऑनर्स कैसा है उसमें? बीकॉम ऑनर्स अभी एमिटी के बारे में सोचना ही क्यों है? अभी तुम्हें ये सोचना है अनिरुद्ध कि तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, हाँ जब जी। नहीं होगा तब हम बात करेंगे एमिटी। हाँ जी। अभी अच्छे से पढ़ो, और मेरे हिसाब से जिनकी मैथ्स खराब है या जिनका जनरल टेस्ट बहुत बर्बाद सा चल रहा है, तो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे आ जाओ और उसे अच्छे से करो, और इंग्लिश को पढ़ते रहो, रोज न्यूज़पेपर, पैसेज के मॉक ये सब करते रहो। और ओके आईएमएस सर। का जो इंग्लिश वाला पोर्टल है वो बहुत अच्छा है, उसमें उसमें तुम्हें गड़बड़ी बहुत कम दिखेगी। बाकी डोमेन वाले में हम नए हैं तो इसलिए गड़बड़ी दिख जाती होगी। Sir, every section is comprising of 200 marks, na total. हाँ, हाँ, हाँ। But there are only three sections, na. First is the language section, second is domain, third is general test. हाँ, लेकिन ये तो कुछ कोर्सेज के लिए है ना, किसी किसी के लिए तो 4 सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश प्लस 3 अदर सब्जेक्ट्स। Okay, so every single subject is 200 marks. हाँ, मेरे हिसाब से जो प्रोग्राम वाले हैं वो आउट ऑफ 600 है, और जो बीएमएस बीएफआईए वाले हो गए वो भी 600 है, और जो ऑनर्स वाले हैं वो आउट ऑफ 800 है। So, sir, now in the domain subject, I am going to give accountancy, business studies, maths, and economics, and general test, and that one also, the इंग्लिश। language also. So, like उस 800 से ही होएगा ना मेरा हाँ, evaluation? हाँ, 800 से ही होगा, जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें जो बेस्ट बिल्डअप हो रहा होगा वो तुम्हारा माना जाएगा। Okay, alright. बाकी जिनका मैथ्स और जीटी अभी बेकार चल रहा है, इंग्लिश और 3 डोमेन पे स्टार्ट हो जाओ फोकस करना, ठीक है? उसे सुधारने पे आए तो कुछ नहीं सुधरना, जब कैट का पेपर दोगे तब सुधार लेना। सर डोमेन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? डोमेन की प्रैक्टिस देखो, क्या कहते हैं कि कोई भी एक गाइडर बिठाकर रखो सामने जो तुम्हारे मॉक को सॉल्व करवाने में हेल्प करवा रहा है, जो तुम्हें कंफर्म कर सके, क्योंकि अभी ना अनस्ट्रक्चर्ड है पूरा नेट भी। तो अगर कोई टीचर नहीं है सामने तो तुमने कोई आंसर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मुझे वो भी भेजते हैं कि सर ये सही है या नहीं है, तो बहुत बुक्स में गलत आंसर भी है, ठीक है? हाँ सर मैं भी भेजता हूँ। अगर यकीन करना है तो डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, ये हम्म। इस पे यकीन करो। बाकी अगर अदर सोर्सेज हैं
तो किसी टीचर को कंसल्ट करो और उसके बाद करो। सर मैंने एक करंट पब्लिकेशन की ना वो ली थी, एक यूट्यूबर ने सजेस्ट करी थी वो, तो मतलब वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर 50-50 क्वेश्चन है मगर पर चैप्टर एमसीक्यू के, हाँ हाँ। बट वो मेरे को नहीं, लग रहा है कि मतलब सफिशिएंट नहीं है 50 एमसीक्यू तो। तुमने एनसीईआरटी पढ़ लिया ढंग से? सर एनसीईआरटी आती है, मतलब फिर भी आती है एनसीईआरटी। ओके। ये जो तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें कितने अकाउंट बनते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट में सर 2 बनते हैं। नहीं, एक तीसरा अकाउंट भी होता है, कौन सा? फाइनेंशियल अकाउंट। अच्छा सर मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि ये मतलब कौन अभी सा अकाउंट है सर? रुको, मैं तभी तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई है मैंने, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वो बुक एक दिखाता हूँ। कोर्स कर गया था क्या, तो पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंट? हाँ सर वही मैं कह रीड रहा नहीं हूँ ना होता, कि तो आपकी वीडियोस देख लेंगे। एक मिनट में दिखा देता हूँ, एक मिनट। और एक तो मैंने सर वो लोग ऐसा डिटेल में भी पूछेंगे क्या, ऐसा अंदर अंदर का, हाँ 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 फाइनेंशियल अकाउंट का अंदर का? हाँ। नहीं नहीं, डिटेल में नहीं पूछेंगे कि ये देखो, ये देखो, ये पढ़ो। समझ गए? फिर तुमने संदीप गर्ग में ये नहीं पढ़ा होगा। हमने तो वो पढ़ा है ना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 टाइप के होते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। यस सर। फिर करंट अकाउंट के तुमने ये सारे टाइप्स, यही मैं कह रहा हूँ कि यही गेम चेंजर होगा, जो किसी को एसआरसीसी और किसी को श्यामलाल कॉलेज ऐसे करेगा। तो सर जो डिलीटेड पोर्शन था 12th में उस पे ज्यादा फोकस करें क्या? एनसीईआरटी पे फोकस करो बस, और सब भूल जाओ जो नहीं आ रहा। सर एनसीईआरटी में ही जो डिलीटेड पोर्शन था कुछ उस डिलीटेड पे। नहीं, सब रीड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी है तो सब रीड कर दो, कुछ मत छोड़ो। ओके सर। सर रीड करने के जो आपकी वीडियोस देख लें। हाँ, वीडियोस देख लो, उसके बाद भी अगर ना समझ आए, देखो वीडियो देख लो, उसके बाद खुद भी रीड करो, फिर नोट्स बिल्डअप करो। जैसे सर कि ना, रीडिंग नहीं हो पाती, मैं आपकी वीडियोस देखते देखते साथ साथ नोट्स बना सकता हूँ, हाँ और वो वो ही कर, रिवाइज कर लूंगा। हाँ वो कर लो, वो कर लो। सर आपका चैनल कौन सा है? एक बार आप लिंक सर शेयर कर दें। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, ये है। विदाउट एनी गैप है, बाकी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर बस ये कर लेंगे फिर तो मतलब एनसीईआरटी तो कवर अप हो जाएगी ना? हाँ एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगी, क्योंकि कहीं भी तुम डालोगे ना यूट्यूब पे तुम्हें एनसीईआरटी नहीं मिल रही है, बाकी सबने प्रेजेंटेशन फॉर्म में बिल्डअप किया है। जैसे अगर मैं मनी चैप्टर भी दिखाता हूँ तुम्हें, रुको, मतलब मैं बता रहा हूँ कि लैकिंग स्पॉट क्या क्या है। सर नोट्स हम अभी खुद बनाए एनसीईआरटी के, क्योंकि हमने पीएस से नहीं नहीं, या बस ये संदीप हो गर्ग जाए से कि पढ़ा हुआ है। तुम्हें उस टॉपिक के बारे में पता हो बस। देखो, तुमने वेलोसिटी ऑफ मनी नहीं पढ़ा होगा, है ना? नहीं ये नहीं ये सर। फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, मनी सप्लाई जो होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मनी सप्लाई तो पढ़ा है हमने कि स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फिर तुमने ये नहीं पढ़ा होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक आउटराइट होता है और एक रेपो होता है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था ना, रेपो का मतलब होता है कि जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं होते तो वो शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए सेंट्रल बैंक से उधार लेता है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। तो यहाँ कुछ और ही एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ा है बैंक का। So we should learn that wala repo rate or the one which we studied in other जो places? एनसीईआरटी में लिखा है वो। बाकी ये देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं पढ़ा होगा हमने। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि जब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को तुम चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हो। ठीक है, बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बिल्डअप कर दूं, क्योंकि मैंने देखा पूरे यूट्यूब वाले पे तो मतलब मैग्नेट ब्रेन्स ने भी वीडियो बनाई है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में है। ये मैंने भेज दिया आप लोगों को। सर एक बार जो भी आपके पास एमसीक्यूज है वो वाली प्लीज फॉरवर्ड कर दो शुरू से। नहीं, मैंने ड्राइव तो भेजा ही है शायद। सर को पहले भेजा था मैंने, ग्रुप पे बाद में ऐड हुआ हूं, तो फिर एक बार भेज दो प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है।
बाकी ना अभी अभी सब कुछ भूल कर सारी चीजें, मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये सारी चीजें करो। हाँ जी सर। सर नोट्स बनाए और प्रॉपर एनसीईआरटी से नोट्स मत बनाओ, बस पढ़कर फिर मॉक देना स्टार्ट कर दो। और जो ऑथेंटिक है वहीं पर वहीं से करो बस। सर प्रीवियस ईयर के हैं वो भी शिफ्ट, मतलब 3 शिफ्ट थी ना पिछली बार। सर हाँ हाँ आईएमएस के तो डोमेन अब वाइज मॉक करे क्या? हाँ, क्या चीज क्या चीज? आईएमएस के डोमेन के 2020 क्वेश्चंस लगे हैं, तो नहीं, वो डोमेन। आईएमएस में ना दिक्कत ये है कि डोमेन के ना आंसर्स बहुत सारे गलत है। अच्छा। मतलब इंग्लिश के लिए बेस्ट है वो, इंग्लिश के लिए तो नो डाउट बेस्ट है, क्योंकि वो 1977 से कर रहे हैं वो, तो इंग्लिश के लिए तो बेस्ट है। बाकी बाकी फिर कुछ कॉमर्स तो क्वेश्चंस ना ऐसे आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, बट जैसे आपने भी एनसीईआरटी बताई हाँ अकाउंट्स की, तो अब मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में होंगे वो, मतलब आईएमएस के पोर्टल पे ही क्वेश्चंस कुछ आउट ऑफ सिलेबस लग रहे थे, बट वो इसमें है हाँ, कुछ जैसे कि एनसीईआरटी से ले लो। कंट्रोलिंग में जो बता रखा है ना, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, तो वो भी बहुत बड़ा सा टॉपिक है। सर वन टाइम रीड से हो जाएगा एनसीईआरटी की? देखो वीडियो देख लो, अगर अगर वो चीज याद नहीं रहती है तब तुम दोबारा रीड करना, वैसे मुझे लगता नहीं है कि याद नहीं रहेगा, वीडियो देख लोगे तो हो जाएगा। सर टाइम मैनेजमेंट का कुछ बता दो, मतलब जनरल नहीं नहीं, टेस्ट और जैसे ही मेन तुम्हें सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी बीच में। एनसीईआरटी आ जाएगा ना, तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। जैसे अभी मैंने तुम्हें ये करवा दिया मॉक, ये 2 अकाउंटेंसी के, अब तुम इसे लेकर बैठना और एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। जैसे कि मान लो जो कॉम्बो वाले आते हैं कि ए का 2 बी का 3, मतलब ऐसे कर कर मैच द फॉलोइंग नहीं आता, तो उसमें तुम्हें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है एज कंपेयर टू सही आंसर देख रहे हो। समझ गए किन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ? हाँ मैच पे फॉलोइंग हाँ है ना, इसमें फर्स्ट 2 पार्ट से पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन हाँ, है। फिर एलिमिनेट किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आए। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है कि गुडविल एग्जिस्टिंग है, तो बाकी उन्होंने 10 का वो लिवरेज इसलिए दिया है क्योंकि बहुतों ने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं पढ़ा है, तो उन्हें पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो जिन्होंने कंप्यूटराइज वाला पढ़ा है उनके लिए ये वाला डिफिकल्ट होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस वाला, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। सर अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग छोड़ दें तो? हाँ, मतलब जो जो तुम्हें आता है ना उसी को और ज्यादा अच्छे से कर दो। और एनसीईआरटी तो मस्ट है तीनों सब्जेक्ट्स की। And sir, the negative marking will be from the marks which we already have now. नहीं नहीं, नेगेटिव में भी जा सकता है। अगर मान लो तुमने 10 के 10 गलत किए हैं तो -10 आएंगे तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, सपोज हम लोग को 20 मार्क्स है अभी, एंड देन हम लोग ने एक गलत किया, देन वो 20 में से कटेगा ना, वो पूरा में से हाँ नहीं हाँ कटेगा। हाँ 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 हाँ। सर एक डाउट। हाँ हाँ, पूछो पूछो। पूछो। सर पता नहीं कितना बकवास है क्या, मेरे को नहीं पता, बट एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था फाइनेंशियल मैन मार्केट में कि जनरल पब्लिक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील नहीं कर सकती। सर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो नहीं खरीद सकती जनरल पब्लिक, राइट? उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। और सर हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कि उसमें हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बाय एंड सेल कर सकते हैं। क्या ये फाइनेंशियल मार्केट में लिखा था? सर मेरे हिसाब से तो उसमें था कि जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड टू ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे टी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, ये सब हो गया। इसमें जनरल पब्लिक नहीं ट्रेड कर सकती। हाँ, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे तो बॉन्ड्स मार्केट है जो गवर्नमेंट वाले हैं, तो उसमें तो पब्लिक कर रही होती है।
तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वो सारी सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें जनरल पब्लिक ट्रेड कर सकती है। हाँ ओके सर। सर हाँ हाँ सिम्बायोसिस के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? सर लीव कर दें। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, फिर से बोलो। सर सिम्बायोसिस के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव नहीं नहीं मार्किंग नहीं, है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है सिम्बोयसिस में। ओके सर। ओके, अभी किसी और को कोई डाउट है? बाकी अब हम कल करते हैं। सर एक डाउट है हाँ हाँ हाँ, बोलो कि बोलो। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं उनकी रिडम्पशन है हमारे सिलेबस में? नहीं 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 नहीं। कि मतलब आउट ऑफ मतलब एक क्वेश्चन मैंने किया था, उसमें था कि जब रिडीम करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को तो उसमें वो प्रॉफिट में से कटता है अमाउंट, तो किस टाइप ऑफ प्रॉफिट में से, मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स में से या रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो मतलब डेली बेसिस पे होते हैं हर साल होते हैं प्रॉफिट, ऐसे मतलब दो कुछ क्वेश्चन दो था। दो कॉम्बो का होता है या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट भी होता है, तो रेवेन्यू वाला होगा वो। बाकी जब हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करेंगे तब उसमें थोड़ा सा टॉपिक है, तब हम कर लेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन आ जाएगा? नहीं, प्रेफरेंस टीएस में शेयर का तो कराया रिडम्पशन नहीं नहीं था। आ रहा है। अच्छा, क्योंकि टीएस में तो था नहीं, तो हो सकता है इसमें हो। हाँ चलो ओके, बाकी और कोई फीडबैक दोगे कि और टीचिंग स्टाइल क्या हो सकता है? कल इक्वा बीएसटी का मॉक करा दोगे? नहीं, कल तो इको का करेंगे। मतलब मैंने ये प्लान किया है कि हर 2 दिन में 2 मॉक, मतलब कि 2 कंप्लीट कर ले प्रीवियस ईयर। आप ऐसा कर सकते हो। कल इको का कराओगे ना? मतलब कल और परसों इको होगा। डन है। सर आप हमें अल्टरनेट डेज पे मतलब डेली डेली या फिर आप कर सकते हो वीक में नहीं एक एक नहीं, मॉक डेली हमें होगा, दे डेली। सकते हो। डेली से जिससे हम ज्यादा पेपर कर सके। सर आप हमें मॉक घर के लिए भेज सकते हो, फिर हम क्लास में डिस्कस कर सकते हो। नहीं, मैंने ड्राइव भेज दिया है। अच्छा ठीक है सर। आप रीशेयर कर दोगे? अच्छा, फिर से रीशेयर? अरे बच्चे ना फिर वो कर देते हैं, लीव वीव कर देते हैं ग्रुप। क्या तुम ग्रुप का पार्ट नहीं हो क्या? सर आपने कौन से ग्रुप में सेंड कर सर दिया? अभी अभी ग्रुप ज्वाइन करा है तभी कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने फिर से भेजा है, अभी अभी अच्छा फिर भेजा ठीक है। है, फिर ठीक है। मैंने भेजा है 11:59 पे। और जिसके पास नहीं होगा फिर वो मेरा नंबर तो है ही, तो उस पे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी यूट्यूब की जितनी वीडियो देख सको देख लेना आप, फिर मुझे बताना, ठीक है। और कोई फीडबैक है जो बताना चाहते हो कि सर ऐसा करो ऐसा मत करो इस टाइप? सर एक डाउट है। हाँ हाँ सर जैसे ये स्पोर्ट्स कोटा का कुछ मतलब कुछ बेनिफिट होता है ऐसा? जैसे मेरे पास हाँ हाँ, जनरल स्पोर्ट्स कोटा का होता है। अब ये बताओ कि तुम कितने बार तुम विनर रह चुके हो? सर विनर तो नहीं, मैं मतलब सर एक बार है और नेशनल्स का मेरे पास सर्टिफिकेट है। पार्टिसिपेटिंग का है या फिर रनर अप का है? सर रनर अप मेरा। मेरा पार्टिसिपेशन का है। देखो, पार्टिसिपेशन का ज्यादा वो नहीं करेगा, नेशनल की पार्टिसिपेट। जी। अच्छा, आ जाएगा काम, उसके पॉइंटर्स बनते हैं, ट्रायल्स देना होगा, बाकी हो जाएगा। सर मेरा फर्स्ट रैंक का है और एक बार का है, तो उसका क्या बनेगा? फिर तो तुम पक्का ही समझो अपना एडमिशन। सर और अगर सर स्टेट में फर्स्ट आया तो? स्टेट में फर्स्ट है वही ट्रायल होगा, बाकी नेशनल की तो बड़ी बात हुई। तो सर मतलब कोई भी मिल जाएगा? हाँ तो, मतलब लेकिन वो स्पोर्ट्स उस कॉलेज के अंदर होना चाहिए। इसमें क्या नाम है, शहीद सुखदेव में है जो ये बीएमएस ऑफर करता है। बीएमएस ऑफर तुम्हें देखना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे जाकर। ओके कौन सर से ओके। में मिला है तुम्हें नेशनल? क्या सर? किस में मिला है नेशनल, कौन से स्पोर्ट्स सर में? टाइकोंडो में। देखना जरा उसमें जाकर। ओके सर। सर मेरे पास भी नेशनल लेवल इवेंट का वो है, सर्टिफिकेट है। हम वहाँ पूरा स्कूल ने पार्ट लिया था, कुछ बच्चों ने स्कूल में, सर हम जीते थे इवेंट में। तो तुम्हारे पास है ना सर्टिफिकेट? सर बेसिकली हमारे स्कूल ने रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लिया था राजपथ पे, और हम फर्स्ट आ गए थे उसमें। तो ओके, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर गवर्नमेंट अफेयर्स का सर्टिफिकेट है। चलो गुड। तो क्या कहते हैं, तुमने स्पोर्ट्स कोटा भरा है अपने उसमें फॉर्म में?
सर पता नहीं, पापा से पूछना पड़ेगा। अरे अगर नहीं भरा तो फिर तो तुम कैंडिडेट माने नहीं जाओगे ना। सर अभी भर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसको। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। अरे यार, म्यूजिक का भी होता है कुछ, मतलब क्या चीज? म्यूजिक का अगर कुछ आएगा स्टेट या हाँ हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी होना चाहिए। जोनल भी है तब भी चलेगा, बस पॉइंटर्स अलग अलग होते हैं। ऐसा सर नेशनल्स के ज्यादा पॉइंटर्स मिलते होंगे ना वो हाँ, part- नेशनल के पॉइंटर्स ज्यादा होते हैं, इंटरनेशनल के और ज्यादा होते हैं। Okay. चलो अब कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, और मैं शेड्यूल भेज दूंगा। थैंक यू सर। ओके। Okay. Good night sir. और टीचिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं नहीं सर, चलो ओके। नहीं सब बढ़िया। थैंक यू।